हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल लर्न विद अंशिता। आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अबाउट ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। कई बार मुझसे ये सवाल किया गया कि मैम आप इनसे रिलेटेड कोई वीडियो बनाओ या इनके बारे में कोई चीज़ें बताओ या इनको लेके कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। तो बेसिकली एक स्ट्रीम है एलाइड हेल्थ साइंस जिसके अंतर्गत ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी आता है। इसके साथ ही साथ फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी, साइकोलॉजिकल थेरेपी या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। तो बेसिकली ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी का जो कोर्स करते हैं उनको ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं। इसके डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर्स एंड पीएचडी लेवल तक के कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आपका मन है ये कोर्स करने का या आप इस फील्ड से जुड़ना चाहते हैं तो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पे सारे कॉलेजेस अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, जितने भी कॉलेजेस हैं आप वहाँ पे जाइए। वहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स मिलेगी और आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मुझसे ये अक्सर पूछा जाता है कि मैम व्हाट आर द एरियाज और व्हाट आर द एम्प्लॉयमेंट एरियाज ऑफ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट। तो बेसिकली जो ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट होते हैं, मैं इनको शॉर्ट में एसएलपीज बोलूँगी, इनको दो एरियाज में काम करने के लिए ट्रेन किया जाता है। फर्स्ट होता है ऑडियोलॉजी, जो कि बेसिकली हियरिंग बैलेंस से रिलेटेड होता है। मतलब आपके हियरिंग से और बैलेंस से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनका इवैल्यूएशन, डायग्नोसिस एंड देन उनका मैनेजमेंट प्लान किस तरीके से करना है। कहीं ना कहीं एक तरीके की अवेयरनेस कैंप्स के थ्रू या अपने डिफरेंट मोडालिटीज़ के थ्रू अवेयरनेस फैलाते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट योर ईयर फ्रॉम द डैमेज। आप अपने कानों की किस प्रकार से सुरक्षा करें, और अगर कान में किसी भी प्रकार की समस्या हो गई है तो वो उसका स्टार्टिंग में स्क्रीनिंग करते हैं कि समस्या है या नहीं। देन वो प्रॉपर उसका डायग्नोसिस करते हैं, प्रॉपर एरिया पता लगाते हैं कि किस एरिया में डैमेज है, कितना डैमेज है, और उसी डैमेज के हिसाब से नेक्स्ट उसका मैनेजमेंट क्या प्लान होगा या ऑडियोलॉजिकल हैबिलिटेशन किस तरीके से करना है, कौन सा हियरिंग एड अच्छा रहेगा या फिर कौन से कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए उन्हें क्या रिकमेंड करना है, वो उस पर काम करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद अगर चिल्ड्रन विद हियरिंग लॉस है या अडल्ट विद हियरिंग लॉस है तो उनके कह सकते हो कैपेबिलिटीज़ के आधार पे हियरिंग एड रिकमेंड करते हैं। नई मार्केट में जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में लोगों को समय समय पे बताते हैं क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे इन्वेंशंस होती जा रही हैं हमारे हियरिंग एड्स में भी डे बाय डे चेंजेस आते जा रहे हैं। पहले के हियरिंग एड्स के कंपैरिजन में आपके हियरिंग एड्स ज़्यादा डिजिटल हैं, उनसे जो साउंड हमें मिल रहा है, साउंड सुनने को मिल रहा है, उनका गेन बहुत अच्छा है। तो इस तरीके की जानकारी पेशेंट्स को देना उनका काम है। एज वेल एज लास्ट पार्ट आता है काउंसलिंग का, कि प्रॉपर उन्हें काउंसिल करना कि उन्हें मशीन क्यों लगानी चाहिए, नहीं लगाएंगे तो क्या डैमेज होगा, या बच्चे के स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट में हियरिंग का क्या रोल है, और वो रोल तभी यूटिलाइज होगा जब आप हियरिंग एड्स या कॉक्लियर इम्प्लांट लगाओगे। एज वेल एज ऑडिटरी ट्रेनिंग या ऑडिटरी वर्बल थेरेपी, जिन चीज़ों पे काम करना है उसके बारे में प्रॉपर गाइडेंस देना। देखिए आपको आज एक चीज़ बताऊंगी, एज एन एएसएलपीज केवल हमारा ये काम नहीं है कि हम पेशेंट्स के साथ पेशेंट को अपना रोक लें या हम उसके साथ सेशंस करें। हमारा रोल अवेयरनेस का भी होता है, चाहे आप स्पीच सेशंस या अदर थेरेपीज के सेशंस किसी और क्लाइंट के साथ किसी और क्लिनिशियन के साथ हो, बट हमारा फर्स्ट काम होता है अवेयरनेस का, और हम वो करते भी हैं कि आपको ये चीज़ें करवानी चाहिए। और ऐसा ही नहीं, गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के थ्रू जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के अंदर स्कीम्स में जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उन फैसिलिटीज़ के बारे में बताना, सर्टिफिकेशन के बारे में बताना, पेंशन के बारे में बताना, ये सारे कार्य भी कहीं ना कहीं एएसएलपीज के होते हैं, क्योंकि फर्स्ट काम ही हमारा अवेयरनेस का है। देन हम फिर डायग्नोसिस एंड अदर चीज़ पे जाते हैं। इसका नेक्स्ट एरिया आता है स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। कई बार स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को स्पीच थेरेपिस्ट भी कहते हैं। तो बेसिकली ये काम करते हैं विद कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, चिल्ड्रन विद कम्युनिकेशन डिसऑर्डर और एडल्ट विद कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। तो किसी भी तरीके की उनको स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स हैं, वो फ्लुएंसी हो सकता है, वॉइस हो सकता है, आर्टिकुलेशन एंड फोनोलॉजिकल हो सकता है, या फिर डिजार्थ्रिया, एफेजिया, इस तरीके के एप्रैक्सिया, इस तरीके के केसेस हो सकते हैं। चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के जितने भी बच्चे हैं जिनको कम्युनिकेशन से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं उनके साथ एसएलपीज काम करते हैं। सेम ऑडियोलॉजिस्ट की तरह पहले स्क्रीन आउट करते हैं, देन उसके बाद
वो उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करते हैं, देन वो थेरेपी प्लान्स बनाते हैं। होम अगर कई बार ऐसे पेशेंट्स भी देखे गए हैं कुछ सेक्टर्स में जिनके पास कोई अब तो हर जगह स्पीच एंड लैंग्वेज के सेंटर्स अवेलेबल हैं, बट अगर नहीं है तो होम थेरेपी प्लान्स बना के देना। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी कि अर्ली स्क्रीनिंग जो होती है, नियोनेटल स्क्रीनिंग, उसमें भी ASLPs का बहुत बड़ा रोल है कि बच्चा अगर हाई रिस्क पे है तो अब तो बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तुरंत ही उनकी स्क्रीनिंग हो जाती है कि अगर हियरिंग इशू हो तो उसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन होकर इंटरवेंशन स्टार्ट हो जाए। तो बहुत बड़ा रोल अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन में भी होता है ASLPs का। तो ये मैंने बहुत समराइज करके बताया। ऑब्वियसली वो सोलोइंग पेशेंट्स के साथ भी काम करते हैं, सोलोइंग स्पेशलिस्ट भी बोला जाता है उन्हें। तो मैंने आपको बहुत समराइज करके बताने की कोशिश की कि ASLPs क्या करते हैं। उनके बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे डिटेल चीज़ें, एज वेल एज वो डिफरेंट एरियाज में जो अप्लायंसेस यूज़ हो रहे हैं, एड्स यूज़ हो रहे हैं, उसके लिए वो रिसर्च करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ का इन्वेंशन करते हैं, उस पर भी काम करते हैं। तो बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें ASLPs काम करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऐसे कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पे वो काम कर सकते हैं। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द एज ए लेक्चरर और एज ए एजुकेटर। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे कॉलेजेस, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हों, प्राइवेट कॉलेजेस हों, स्पीच एंड हियरिंग के जितने भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे ASLPs का कोर्सेज अवेलेबल हैं, डिप्लोमा कोर्सेज है, वहाँ पे वो एज ए एजुकेटर और लेक्चरर काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनकी जॉब लगती है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी और एज एन क्लिनिशियन उन्हें रखा जाता है, एज वेल एज कंपोजिट रीजनल सेंटर्स या डिसेबिलिटी रीजनल सेंटर्स जो हैं वहाँ पे उनको अपॉइंट किया जाता है। बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं जिनमें ASLPs को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, एज वेल एज CBSE के स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट का एज ए स्पीच थेरेपिस्ट अपॉइंटमेंट होता है। और अब तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हो चुके हैं जिसमें ASLPs काम कर सकते हैं, और अगर वो इन एरियाज में काम नहीं कर रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं अगर वो RCI रजिस्टर्ड हैं। एक और बात, एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है हियरिंग एड्स को लेकर कि कुछ डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं जो असेसमेंट एंड क्या कह सकते हैं कि आप हियरिंग एड्स को डिस्ट्रीब्यूशन में काम करते हैं, बट रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है कि वो काम करेंगे बट अंडर सुपरविजन ऑफ द ASLPs, क्योंकि ऑडियोग्राम्स पे उनके साइन वैलिड नहीं है, वो रजिस्टर्ड ऑडियोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं। तो इस मिसकंसेप्शन से थोड़ा सा बचिए और इसकी भी अवेयरनेस फैलाइए जितनी ज़्यादा हो सके। और अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं जो ASLPs नहीं हैं, उनको भी मेरी यही सलाह है कि अगर वो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी या हियरिंग असेसमेंट या हियरिंग एड्स ले रहे हैं तो प्लीज़ वो एक रजिस्टर्ड ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से ही लें, क्योंकि आपके ऑर्गन या आपकी चीज़ों से डैमेज होगा तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी आप ही होंगे। तो मेरी आज की वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप मुझे बताते हैं उसी तरीके से मैं वीडियोस बनाती हूँ। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगी लर्न विद अंशिता इंस्टा, फेसबुक, स्लाइड शेयर पे और यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप जाइए वहाँ पे, अब तक आपने मुझे फॉलो करना शुरू नहीं किया तो प्लीज़ मुझे फॉलो करिए, मुझे कमेंट्स करके बताते रहिए, मैसेजेस करिए, जितना ज़्यादा हो सके लर्न विद अंशिता से जुड़िए, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस से ही मैं सीखूंगी। और हाँ, मास्क लगा के रखिए, हाथों को बार बार सैनिटाइज करिए या वॉश करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। आई नो टाइम थोड़ा सा क्रिटिकल चल रहा है, बट अगर हम अपनी सेफ्टी रखेंगे तो ये सभी के लिए होगा। हम सिर्फ अपना ही ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम अपने साथ 10-20 और लोगों का भी ध्यान रख रहे हैं। अगर आपको कुछ अर्ली साइंस या सिम्टम्स दिख रहे हैं तो घर पे ही आप आइसोलेट होके रहिए, मेडिसिन लेते रहिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करते रहिए। बच्चों पे भी ध्यान रखिए क्योंकि ये वाली स्ट्रीम बच्चों को ज़्यादा प्रभावित कर रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो प्रिकॉशंस मेंटेन करते रहिए और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।